नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के लिए भी ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। बीजेपी को पहली बार बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। वे पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भाजपा मुख्यालय में नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी को नई तरह की लीडरशिप मिलने जा रही है और 45 साल की आयु, संगठन में कार्य का लंबा अनुभव नितिन नवीन को खास बनाता है। पिता की मृत्यु के बाद पहली बार उपचुनाव लड़े नितिन नवीन लगातार 5 बार बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक रहे हैं। वैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को बड़े से बड़ा पद मिलना बीजेपी में आम बात हो चली है। बीजेपी देश की इकलौती पार्टी नजर आती है जहां पर बड़े पदों में परिवारों को तवज्जो नहीं दी जाती। तो अब नवीन नेतृत्व में किस तरह रहने वाला है बीजेपी संगठन का प्रदर्शन, ये देखना दिलचस्प होगा। आज चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। तो वाकई ये तो तमाम पार्टियों को सीखने का विषय है कि अपने अनुशासन और अपने संगठन के कार्यों को लेकर बीजेपी जानी इसलिए जाती है क्योंकि आप देखिए, जब बीजेपी का अध्यक्ष का चेहरा चुना जाता है तो उसमें किसी बड़े चेहरे या ऐसे चेहरे को जो बहुत फेमस चेहरा हो, ऐसे चेहरे को तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि जो अपनी पार्टी के लिए बहुत कार्यनिष्ठा प्रमाणित करते रहे हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ग्राउंड पर हमेशा से काम किया, उन्हें तवज्जो दी गई। तो कम से कम ये कुछ बिंदु रहते हैं जो सभी को सीख देते हैं, सभी अन्य पार्टियों को सीख देते हैं और जनता में भी एक अलग संदेश जाता है कि देखिए हमारे यहाँ तो हर कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाती है। बहरहाल राजकुमार शर्मा जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, शैलेश कौशिक जुड़े हैं बीजेपी से और देवेंद्र शास्त्री जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। शैलेश जी, वक्त लगा काफी चुनाव करने में कि पार्टी का नेतृत्व किसे दिया जाए, ये वक्त क्यों लगा, इसके पीछे क्या कारण रहे, वो एक अलग विषय है। लेकिन पार्टी का नेतृत्व जिनके चेहरे को दिया गया है, किसी ने सोचा नहीं था कि बिहार के एक सामान्य कार्यकर्ता को, जो लगातार इलेक्शन भी जीते, जिन्होंने संगठन के लिए जो कार्य किए, सिक्किम में प्रभारी रहे, छत्तीसगढ़ में प्रभारी रहे, पार्टी को लगातार लाभ पहुंचाने का कार्य किया, तो ये सब जो कैलकुलेशन होती है, ये बताइए आप किस तरीके से करती है आपकी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैलकुलेशन नहीं, कार्यकर्ताओं पर विश्वास रखती है। संगठनवादी पार्टी है, संगठन सर्वोपरि है। नए कार्यकर्ताओं को आगे लाना, जिम्मेदारी देना, तैयार करना, ये पार्टी के अंदर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और आप लगातार देख रहे हैं तमाम पदों पर भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत नए नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया गया है। ये ना तो परिवारवादी दल है और ना कोई ऐसा दल है जिसके लिए कोई विशेष व्यक्ति के लिए विशेष सीट आरक्षित है। आप देख रहे हैं दूसरी तरफ हमारे जितने भी चाहे इंडी गठबंधन के संगठन है, विपक्ष के संगठन है, उनके अंतर्गत फिक्स है, सीएम की कुर्सी हो, पीएम की कुर्सी हो, अध्यक्ष की कुर्सी हो, सत्ता और संगठन का सीट हमेशा परिवार के पास सुरक्षित रहता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत कार्यकर्ता को आगे लाया जाता है, कार्यकर्ता को तैयार किया जाता है और जिम्मेदारी दी जाती है और उसी के अंतर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नितिन जी नवीन को, जो एक इतने संगठन के अनुभवी कार्यकर्ता हैं, आपने अपने खुद ने बताया कि तमाम राज्यों के प्रभारी रहे, 5-5 बार के विधायक हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आगे लाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो एक मैसेज भी दिया है और कार्यकर्ता का जिस तरीके से मनोबल बढ़ता है कि हम उस पार्टी के अंतर्गत काम कर रहे हैं जहां कार्यकर्ता सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है, न कि परिवार का व्यक्ति, तो निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य कदम है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अच्छी बात है शैलेश जी, अच्छी बात है कि आप एक तरफ संदेश देते हैं कि देखिए हम अपनी पार्टी में परिवारवाद को तवज्जो नहीं देते हैं। अच्छी बात है। ये जो बात अब मैं कहने जा रही हूँ बेशक इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ, जब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं तब वहाँ पर भी परिवारवाद को तवज्जो ना दी जाए तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन वहाँ पर बीजेपी और पार्टियों की तरह ही बिहेव करती है। खैर वो अन्य विषय है, लेकिन हाँ, क्या इस नए नेतृत्व से आप उम्मीद रखते हैं? 45 उनकी आयु है, संगठन का खासा अनुभव है, युवा चेहरे को चुना गया। 45 जो उम्र होती है राजनीति के अंदर युवा चेहरा मानी जाती है। क्या उम्मीद रखते हैं? एक सामान्य कार्यकर्ता आप भी हैं, तो अपने नेतृत्व से क्या उम्मीदें रखते हैं?
देखिए, नेतृत्व के अंतर्गत ये मैंने पहले भी जैसे कहा कि हमारे यहाँ तो नए नेतृत्व को, नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार देना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और उम्मीद तो निश्चित रूप से हमें है, क्योंकि नितिन नवीन जी जिस तरीके से जिन राज्यों के प्रभारी रहे, चाहे विधायक के तौर पर चाहे मंत्री के तौर पर, लगातार संगठन और सत्ता का जो व्यापक अनुभव है, उसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे संगठन के स्तर पर हो, चाहे आगामी चुनाव में सत्ता के स्तर पर हो, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय हासिल करेगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से दूसरी बात कहना चाहता हूं। आप जैसे खुद कह रहे हैं, और तमाम आज ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि 45 साल के युवा को आगे लाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, और संगठनों के अंतर्गत देखिए कि युवा लगातार पार्टियों को छोड़कर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां जो शीर्ष नेतृत्व पर जो बैठे हैं बुजुर्ग लोग, अनुभवी लोग, वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। सत्ता आती है तो सत्ता चाहिए, नहीं तो संगठन का शीर्ष पद चाहिए। ऐसी स्थिति में युवाओं को लाने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता ये बात मत बोलिए सर, फिर बात तो पीएम मोदी पर भी आ जाएगी ना, फिर लोग पीएम मोदी के लिए भी बोलेंगे ना कि वो भी तो लगातार बैठे हुए हैं। ठीक है, उन्हें जनता का अपार प्रेम मिल रहा है, लेकिन ये कहना कि एक ही व्यक्ति को बार बार रिपीट किया जाता है, तो ये अगर बोलेंगे तो ये आपके ऊपर भी फिर लागू हो जाएगी। खैर, कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार जी से मेरा सीधा प्रश्न है सर, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है अपने लीडरशिप के चुनाव में, आप देखिए राजस्थान को एक चेहरा मिलता है जो बिल्कुल नया होता है, किसी ने सोचा नहीं था, एक ऐसा नेतृत्व दिया जिन्होंने संगठन में तो कम से कम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए भजनलाल शर्मा ने काफी काम किया, और उन्होंने भी नहीं सोचा था कि मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को सीएम बना दिया जाएगा। इसके अलावा कई एग्जाम्पल है। अब नितिन नवीन, किसी ने नहीं सोचा था कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो ये सिर्फ बीजेपी में होता है, वरना बाकी कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों में तो बट ऑब्वियस है कि राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव या फिर ये सभी बनेंगे। नंदन जी, सबसे पहले तो नितिन जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है कि वो 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, और उनका मुकाबला 75 साल के देश के प्रधानमंत्री के साथ होगा। उनकी पटरी किस तरीके से बैठेगी, वरिष्ठ नेताओं के साथ 75 साल के देश के प्रधानमंत्री के साथ कैसे वो अपनी पटरी बैठाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं, और उनसे ये निवेदन है कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर रही है, अपनी पार्टी को इस बात का जरूर ज्ञान दे पार्टी को कि पार्टी सही दिशा में काम करे, पार्टी सभी जाति सभी धर्मों को लेकर के और देश को आगे बढ़ाए, पार्टी सभी राज्यों को आगे बढ़ाए, पार्टी गरीब और अमीर को भी आगे बढ़ाए, और एसआईआर के माध्यम से पार्टी जिस तरीके से एक समुदाय विशेष पर अटैक करने जा रही है पूरे देश में, पार्टी को उस बात पे भी समझाएं कि ये भी हमारे देश का हिस्सा है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको है। और जहां तक आपने कहा है कि और पार्टियों में, हर पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है नंदनी जी, कोई किस तरीके से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाता है, कोई किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाता है। हमारे भी अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी एक साधारण परिवार से आते हैं, वो कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आते। खड़गे साहब इस वक्त अधिक उम्र के होने के बावजूद भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और एक नौजवान की तरह हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो जब राहुल गांधी फेल हो गए, राहुल गांधी पीछे हट गए, पहले सोनिया गांधी लगातार बनी रही, गांधी इसके हाथ में ही तो रहती है कांग्रेस की कमान सिंस ऑलवेज। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी से किसी को दुश्मनी नहीं है, लेकिन परिवारवाद की बात है कि अब देश परिवारवाद को शायद बहुत ज्यादा पसंद करता नहीं है, और बीजेपी की रीति नीति परिवारवाद के साथ चलती नहीं है, इसलिए बीजेपी को पसंद किया जाता है। तो ये बात मुझे लगता है कि अन्य पार्टियों को भी समझना जरूरी है कि थोड़ा सा अलग हटकर चलेंगे तो आपको जनता पसंद करेगी। अब पहले वाली पॉलिटिक्स नहीं रही। मल्लिकार्जुन खड़गे कोई परिवार से नहीं आते हैं, खड़गे साहब कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आते हैं, एक साधारण परिवार के व्यक्ति हैं, अधिक उम्र है, लेकिन एक नौजवान की तरह कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में संभाल रहे हैं। और राजस्थान के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा साहब भी एक साधारण कार्यकर्ता थे, और उनको भी पार्टी ने अचानक राजस्थान की कमान सौंपी थी, और वो भी पिछले 6 साल से राजस्थान में बेहतर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी फेल ना होते तो अभी राहुल गांधी जी ही बने रहते। राहुल गांधी जी के समय पर सोचते हम किसी नए को दें, तो हम मानते कि कांग्रेस पार्टी में पार्शियलिटी नहीं है। नहीं सर, शोभा वाली क्या बात है, राहुल गांधी जी उन्होंने अपना फेलियर खुद एक्सेप्ट किया है। अगर अपने मुंह से सर्टिफिकेट बांटेगा कि वो पास हुए या फेल हुए, वो उन्होंने खुद बोला था कि मेरी पार्टी चुनाव हार रही है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, पद से हटाता हूँ, अपने फेलियर की वजह से तो हटे थे, वो तो जग जाहिर है। देवेंद्र शास्त्री जी, राजस्थान का उसका अंकार अगर इस तरीके से राहुल गांधी जी का नेतृत्व फेलियर साबित हुआ था, ये बात उन्होंने खुद कही, मैंने तो नहीं कही। चुनाव तो हारे थे ना आप लोग, इतना बुरा क्यों लगता है राहुल गांधी जी को? अगर हम सत्य बोलते हैं राहुल गांधी जी के लिए तो बुरा मानने की क्या बात है सर? सर्टिफिकेट हम नहीं, राहुल गांधी जी ने खुद दिया था, और वही बात हमने रिपीट करी है। ठीक है देवेंद्र जी। देखिए, ऐसा है
कि अगर आप योग्यता के आधार पे पद निर्धारण करेंगे तो जो परिवारवाद है वो इररिलेवेंट हो जाता है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है स्वतंत्र के आंदोलन के बाद पैदा हुई है, इसलिए इसमें दूसरी पीढ़ी जो है अब आने वाली है। अब ये अब तक की राजनीति तो बहुत चल रही कांग्रेस को कि परिवारवाद और नेहरूवाद और गांधीवाद, लेकिन अब सारा का सारा नितिन नवीन क्या हैं, इनके पिताजी क्या थे, वो भी परिवारवाद से आए हैं, वो भी अपने पिताजी की ही सीट पे जीतते आए हैं, ये नितिन नवीन। तो और बीजेपी के अंदर अब परिवारवाद शुरू हो चुका है, क्योंकि उनकी बीजेपी की उम्र ही इतनी है कि वो परिवारवाद की दूसरी कड़ी जो है अब आने वाली है। तो अब ये भी सारे के सारे परिवारवाद, मतलब आप कह रहे हैं कि ये भी सेम कैटेगरी में आ गए। मैं ये कह रहा हूं कि योग्यता के आधार पे किसी को भी पद दिया जाना कोई अपराध नहीं है, चाहे वो परिवार से है, चाहे वो साधारण व्यक्ति है, चाहे वो कुछ भी है। ठीक है, ठीक है। तो एक बात तो ये, नितिन नवीन का 3 साल तक, देखिए नड्डा जी का कार्यकाल 3 साल बढ़ा है, थोड़ा पीरियड नहीं है, 3 साल में एक पूरा कार्यकाल पूरा हो जाता है एक अध्यक्ष का, यानी कि जो कार्यकाल था उसको 2 गुना करना पड़ा। क्यों हुआ ये इसलिए हुआ कि कंट्राडिक्शन था विद इन पार्टी और आरएसएस के बीच में कि नड्डा जी के बाद किसको लाया जाए, और इस पर फैसला नहीं हो रहा था। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति चुना गया जिस पर किसी तरह का विवाद न हो जी, जो किसी एक खास ग्रुप से संबंधित न हो, न लगे कम से कम, और उस तरह की राजनीति जो है खींचतान की राजनीति से एक राष्ट्रीय पार्टी जो है वो थोड़ा सा मुक्ति पा सके, इसलिए नितिन नवीन का नाम आया। अदरवाइज देखिए यंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनुभव और मतलब आप एजुकेशन ये गौण नहीं होते। या बहुत सर मैं क्या आपकी बात से ये समझूं कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेहरा ना लाने के पीछे कारण है कि ठन रही थी पार्टी के अंदर। बिल्कुल, आप ये कहने की कोशिश करें कि यस सर कहने वाले को लाया गया है, क्या आप ये कह रहे हैं? जिस तरह का कंट्राडिक्शन था उसमें इनकी मजबूरी थी इस पर जवाब ले कि वो एक नया ऐसा चेहरा, नॉन कंट्रोवर्शियल चेहरा लेकर के आते जिस पर बहुत ज्यादा सवाल न उठे। क्योंकि देखिए एक जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष बने हैं, पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अडानी, मुरली मनोहर जोशी, आप स्ट्रेचर देखिए, और कहा नितिन नवीन। आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखें, एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा होने का दावा करती है, तो अनुभव और ज्ञान क्या, इसका कोई मायने नहीं है। शैलेश जी, ऐसा नहीं है। ये बड़ा सवाल है जो देवेंद्र शास्त्री जी ने पूछा है कि कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए और आरएसएस और बीजेपी में ठन रही थी, क्लैशेस हो रहे थे, इसीलिए समय लगा और इसीलिए ऐसा चेहरा लाया गया जिन्हें कंपैरेटिवली और स्ट्रॉन्ग लीडर्स बहुत सारे थे आपकी पार्टी के अंदर, उन्हें पीछे रखकर ऐसा चेहरा लाया गया, तो वो मामले को शांत कराने के लिए लाया गया। मतलब ये बड़ा आरोप है, क्या जवाब देंगे? देखिए, कंट्रोवर्सी का विषय भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत नहीं होता, सर्वसम्मति होती है भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत। सर्वसम्मति से चेहरा तय किया जाता है, चाहे वो किसी भी पद के लिए हो। तो ऐसा ही नितिन नवीन जी के साथ हुआ है। नितिन नवीन जी के लिए चुना जाना सबसे बड़ी जीत है। कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाला विषय है कि एक ऐसे कार्यकर्ता को, जहां तक अभी देवेंद्र शास्त्री जी कह रहे थे अनुभव, आप देखिए अनुभव के लिए उनके पास लगातार युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चे के बिहार के अध्यक्ष रहे, आप देखिए ये 5 बार विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, विभिन्न राज्यों के प्रभारी रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से उन राज्यों में जीत दिलाई, उनकी संगठन और सत्ता की जो क्षमता का समन्वय है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसके पास व्यापक अनुभव है। वो उम्र का एक अनुभव के साथ साथ उनके साथ जो उनके सबसे बड़ी बात है कि युवा है। भारतीय जनता पार्टी में युवा नेतृत्व को आगे लाए जाने की एक स्वस्थ परंपरा है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप उसकी तुलना अगर लोगों से दूसरों को करें तो आप एक बात देखिए, अभी माननीय देवेंद्र शास्त्री जी कह रहे थे कि साहब आप ये देखिए नितिन गडकरी जी भी आए थे, किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और फिर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, उसके बाद बनाया। तो हमारे यहाँ तो परंपरा है। शैलेश जी वो यही कह रहे हैं, देवेंद्र जी कह रहे हैं कि पहले आपकी पार्टी में ऐसा नहीं होता था, जो बड़े चेहरे होते थे उन्हें साइडलाइन नहीं किया जाता था, लेकिन अब साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है बहुत सारे बड़े चेहरों को। किसको साइडलाइन करने की कोशिश? साइडलाइन करने की कोशिश तो जिस तरीके से कांग्रेस के अंतर्गत हुई थी, तमाम क्षेत्रीय छत्रपों ने। आप बताइए, सचिन पायलट को सीएम का चेहरा बनाया, प्रदेश अध्यक्ष
क्यों कर रहे हैं सर? उनकी पार्टी का अलग विषय, आप अपनी पार्टी पर बात नहीं, कीजिए। सुनिए आप साइडलाइन करने का इतिहास सुनिए। किस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट को, जो कि पीसीसी अध्यक्ष बना के लाए गए थे, सीएम के रूप में साइडलाइन किया। किस तरीके से सिद्धारमैया डीके शिव कुमार कह रहे हैं। अभी मेरे साथी प्रवक्ता जो कह रहे थे राजकुमार जी, कांग्रेस ने तो कुछ बोला ही नहीं है सर, आप उन्हें किस बात का जवाब दे रहे हैं सर? नहीं सुनिए, मैं एक बात पर बिल्कुल बोलूंगा। तभी ये कह रहे थे कि साहब हमारे यहाँ जो खड़गे जी है वो इतने, तो खड़गे जी ने तो खुद ने कहा था कर्नाटक विवाद पे कि फैसला हाईकमान करेगा। तो खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तो कार्यकारी अध्यक्ष है। अगर उनसे भी ऊपर कोई हाईकमान है ठीक है सर, लेकिन कांग्रेस ने आज आपके लिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने कुछ ऐसा बोला नहीं है कि आपको उनके लिए इतना सब कुछ बोलना पड़े। ये सवाल तो देवेंद्र जी के हैं और उनके सीधे प्रश्न है कि बड़ी लीडरशिप को साइडलाइन करके आप एक ऐसा चेहरा लेकर आए हैं जिससे कोई विवाद ना हो, जो एक तरीके से शांति बहाली का ये एक प्रयास है कि पार्टी के अंदर खाने बहुत कुछ ठीक नहीं था। आरएसएस और बीजेपी लीडरशिप में इस वक्त ठनी हुई है। ये एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुमान है और उनकी बात पर मैं आपका जवाब ले रही हूं कि ये जो 2-3 साल का वक्त लगा, 3 साल का वक्त, ये इसलिए लगा क्योंकि सब कुछ सामान्य नहीं था। अब ये बीजेपी की क्वालिटी है कि अंदर की बातें बाहर आ नहीं पाती हैं, लेकिन जो समझ पाते हैं वो समझ जाते हैं पॉलिटिक्स को। शैलेश जी देखिए, देवेंद्र शास्त्री जी का अपना अनुमान हो सकता है, वो राजनीतिक विश्लेषक है, निश्चित रूप से उनको अपने वक्तव्य देने की स्वतंत्रता है। मैं उनके वक्तव्य, लेकिन मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि निर्विवाद रूप से एक अध्यक्ष का चुनाव हुआ, एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव हुआ, सत्ता और संगठन का अनुभव है, एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव हुआ जिसके पास तमाम राज्यों में काम करने का अनुभव है। और आप सबसे बड़ी बात देखिए, अभी जिस तरीके से कह रहे हैं कि चुनाव करने के अंतर्गत, तय करने के अंतर्गत, जहां तक आप बात कर रहे हैं नड्डा जी के कार्यकाल की, तो संविधान को भी तो देखिए, पार्टी के 3-3 साल के 2 टेन्योर करने का पार्टी संविधान के अंतर्गत नियम है। लगातार 6 साल पार्टी का सरकार अध्यक्ष काम कर सकते हैं। एक्चुअली सर बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं आपकी पार्टी में, वसुंधरा राजे जी, शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बड़े बड़े कई एग्जाम्पल हैं। अब वो आपकी पार्टी की अच्छी बात है कि आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तो इतने बड़े बड़े चेहरों को और इतने कर्मठ जो आपके नेता रहे, जिन्होंने पार्टी के लिए अपने अपने राज्यों में भी बहुत शानदार कार्य किया, उनको तवज्जो ना देके, ठीक है। नितिन नवीन जी भी अपनी जगह पर बहुत खास अहमियत रखते हैं, बिहार के हैं, उन्होंने लगातार चुनाव जीता, तो कुछ क्वालिटीज हो सकती है। लेकिन राजकुमार जी का सर मैं रुक करूंगी, देवेंद्र जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। राजकुमार जी, अभी शैलेश जी ने एक प्रश्न उठाया क्योंकि पार्टी नेतृत्व की बात हो रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए वो कह रहे थे कि हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी है ही नहीं, हाईकमान तो कोई और ही है। तो इन सब विषयों पर आप क्या कहेंगे? और हाँ, जिस तरीके से बीजेपी परफॉर्म कर रही है, क्या लगता है नितिन नवीन जी के नेतृत्व में और ज्यादा ताकत बीजेपी को मिल सकती है एज अ नेता, पॉलिटिकल पर्सनालिटी होने के नाते? क्या अनुमान लगाएंगे आप राजकुमार जी? नंदन जी, हाईकमान 4-5 नेताओं का, 10 नेताओं का एक समूह होता है, उसको हाईकमान बोलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब है, सोनिया गांधी जी हमारी वरिष्ठ नेता है, राहुल गांधी हमारे नौजवान नेता है, जैसे इनके नितिन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, अमित शाह इनके गृह मंत्री या देश के चाणक्य होंगे इनकी भाषा के अंदर, और देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो इनका हाईकमान या आलाकमान वो होता है। शैलेश जी, आप दोनों की आवाज साथ नहीं आ सकती, लेट हिम कंप्लीट, फिर मैं आपका जवाब ले लूंगी। जी राजकुमार जी। पार्टी अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष हैं वो भी अपनी पार्टी को बेहतर करेंगे, मजबूत करेंगे, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश को और अधिक मजबूत करेगी, देश को एकता के रूप में पिरोने का और बेहतर काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ऐसी उम्मीद करती है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर स्टेट के अंदर ट्रैक से उतर जाती है, तो हम सोचते हैं कि नौजवान अध्यक्ष बन रहे हैं तो अपनी पार्टी को ट्रैक से राजकुमार जी, अपना सहयोग प्रदान करें। फर्क क्या है? ऐसा क्या कर रही है बीजेपी या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ऐसा क्या कर रहा है, जो बीजेपी हाईकमान है वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो कांग्रेस नहीं कर पा रही है? लगातार इलेक्शंस आप हार रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी स्थिति देखिए, अब बीएमसी में, मुंबई में 1 सीट आई है आप लोगों की, तो इतनी बुरी स्थिति जो हो रही है, क्या फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में सर? क्यों लगातार बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस लगातार हार रही है, क्यों है? क्या फर्क है दोनों के नेतृत्व में? नंदनी जी, भारतीय जनता पार्टी का झूठ पूरे देश में आराम से बिकता जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी अपनी सच्चाई पर आज भी कायम है। हम कह रहे हैं कि भले ही हमारी सत्ता चली जाए, लेकिन हम सच्चाई के रास्ते से कभी नहीं हटेंगे। हम बार बार एक ही नारा कहते हैं कि हमारा देश सभी जाति, सभी धर्मों, सभी राज्यों से मिलकर बना है, सभी भाषाओं से मिलकर बना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा
समुदाय विशेष की बात करती है, समुदाय विशेष के खिलाफ की बात करती है। हम उस ट्रैक पे कभी नहीं जाना चाहते। हम सत्ता में रह ही नहीं रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी देश की सेवा करना चाहती है, चाहे सत्ता पक्ष में रहकर करे चाहे विपक्ष में रहकर के करे। हम देश की सेवा के लिए बने, हमारी पार्टी देश की सेवा के लिए बनी है और हमने पहले भी बड़ी बात सेवा कह की दी है और राजकुमार जी भविष्य में आपने भी हम सेवा करते कि रहेंगे। उनके झूठ को मतलब देश तवज्जो दे रहा है। देश में इतना दिमाग नहीं है सर देश के युवाओं में कि वो उनके झूठ को तवज्जो दिए जा रहा है और आपके सच को अनसुना कर रहा है। मतलब आपका सच पीछे है, देश उनके झूठ पर भरोसा कर रहा है। मतलब आप देश के लोगों के इंटेलेक्ट पर सवाल प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि उनको झूठ समझ आ रहा है, सच समझ नहीं आ रहा। नहीं, देश के ये बहुत नागरिकों बड़ा का बयान कांग्रेस है। पार्टी पहले भी सम्मान करती थी, आज भी सम्मान करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुस्तान के दिलों पर बेवजह का प्रेशर मारती है, अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और हिंदुस्तान में एक जो डर का वातावरण पैदा करती है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो अधिकारी लोग हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी के नेता लोग हो, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना शासन झूठ के आधार पर बनाती है। और नंदिनी जी, आप भी जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है झूठ बोलने की और सबसे बड़ी दुनिया की वॉशिंग मशीन है। तो तमाम इस तरह की बातें आ पूरा देश उन्हें पसंद कर रहा है, लेकिन सर कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज में दम है, इस बात को मानिए। सिर्फ सच झूठ या हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, डिसिप्लिन, पॉलिसीज, बात कर कार्य करने का तरीका सर। ठीक है, ठीक बड़े है, पत्रकारों में, बड़े उद्योगपतियों में, तमाम जो बड़े ठीक है सर। मैं देवेंद्र जी का पक्ष सुन लेती हूँ सर। ठीक है, ठीक है। नंदिनी जी देखिए, दो एंगल से ये नितिन नवीन की नियुक्ति को देखा जाना चाहिए आज के हालात में। एक तो जो कंट्राडिक्शंस थे आरएसएस और संगठन के बीच में, उसका एक बहुत ही रीजनेबल सॉल्यूशन पार्टी निकालने में सफल हुई। दूसरा इसका एंगल ये है कि जो आरएसएस और संगठन के अंदर, ये संगठन के अंदर यानी कि सत्ता और संगठन दोनों को ले लीजिए, यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अब इनको सरकार चलानी है, इनको पार्टी भी चलानी है और आरएसएस को भी संतुलित करना है। कंट्राडिक्शन जो चल रहा था वो तो हम सबको पता है कि संजय जोशी को आरएसएस लाना चाहती थी, बहुत प्रेशर चला और इसी वजह से 3 साल लग गए। लेकिन मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी पूरी कन्विंस करने में संगठन और सत्ता और आरएसएस को वो सफल हुए और नितिन नवीन को देखिए एक स्ट्रेटेजिकल तरीके से लाया गया। संगठन में शांति, इसके बाद बंगाल में चुनाव होने, बंगाल के अंदर 15% जो कायस्थ वोट है, उस वोट बैंक को साधने की कोशिश भी होगी इस नियुक्ति को। अब नियुक्ति का टाइमिंग देखिए आप, देवेंद्र जी, तो वो जो 15% वोट बैंक है उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। इन दो एंगल से इसको देखा। ठीक है। वैसे देवेंद्र जी, हम यहाँ पर पीएम मोदी और अमित शाह की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो भी स्ट्रैटेजी है, जिस भी तरीके से वो पार्टी में कार्य करते हैं, उसका फायदा बीजेपी को लगातार मिला है। तो अगर किसी की वजह से पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों की आवाज को तवज्जो मिलना स्वाभाविक सी बात है कि वो जिसे पसंद करेंगे उसे ऑटोमेटिकली आरएसएस भी बोलेगा कि हाँ, लगातार पार्टी को इन्होंने मजबूती दी है, इनकी आवाज को भी सुना जाना चाहिए। और लगातार इसलिए पीएम मोदी और अमित शाह डिसीजन मेकिंग में भी रहते हैं। तो जो हीरो होगा सर पार्टी का, उसकी ऑटोमेटिकली चलेगी, ये तो हर जगह होता ही है। हाँ, देखिए आरएसएस कितना कन्विंस थी, ये अलग विवाद का विषय है, लेकिन अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्ट्रेटजी सफल हुई और ये सबके सामने। शैलेश जी, ओवरऑल जो नितिन नवीन जी का नेतृत्व है, अब इस पर बंगाल का जो एंगल है वो भी आ गया है। मतलब बंगाल चुनाव भी एक रीजन है कि नितिन नवीन जी को चुना गया है। अब इस पर, इस पॉलिटिकल एंगल पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, बंगाल चुनाव या कोई चुनाव भारतीय जनता पार्टी कभी ना तो जाति के हिसाब से तय करती है, ना कभी क्षेत्र के। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है। आज से कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा, तमाम ये डिबेट चल रही थी कि सर नितिन नवीन जी एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिनका कोई जाति का दादार नहीं है। आज देवेंद्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि इनका जाति का दादार बंगाल का है। अरे हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं चुना जाता। हमारे यहाँ योग्यता को सर्वसम्मति के साथ तय किया जाता है कि सर्वसम्मति से योग्य व्यक्ति को और अनुभवी व्यक्ति को। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के राजनीतिक दलों के सामने उदाहरण पेश किया है
कि हम जितनी साल की हमारी पार्टी की उम्र है उतनी साल के व्यक्ति को हम अध्यक्ष के रूप में लाए। हमने युवा नेतृत्व को आगे लाने का लगातार जो वायदा मोदी जी कर रहे हैं, लगातार जो हमारे राष्ट्रीय राजनीति कर रही है उसको आगे लाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से कितना अच्छा काम किया है। आप देखिए कि इसको तमाम तरीके के युवाओं में, तमाम तरीके के लोगों में खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे व्यक्तियों को आगे लाए। और सबसे बड़ी बात है, आज कहते हैं कि तमाम हमारे यहाँ सीनियर को भी जगह है, हमारे यहाँ नई को भी जगह है और आने वाले लोगों के लिए भी जगह है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है जिसके पास न पदों की कमी है, न कार्यकर्ताओं की कमी है और न जनता के समर्थन की कमी है। अब ये बता दीजिए सर, फिर कि आपके यहाँ लीडर्स तो बहुत सारे हैं, योग्यता तो बहुत सारे चेहरों में, फिर आपके यहाँ मापदंड नितिन नवीन जी ने ही पूरे किए, ये कैसे हुआ? मतलब अब राजस्थान में तो बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि शायद वसुंधरा जी को बना दें, वहाँ मध्य प्रदेश में चर्चा चल रही थी शायद शिवराज सिंह चौहान जी को तवज्जो दी जाए, या हो सकता है किसी और अन्य चेहरे जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, खबरों में रहते हैं, उन्हें तवज्जो दी जाए। फिर कौन कौन से मापदंड नवीन जी ने, नितिन नवीन जी ने पूरे किए, वो भी समझा दीजिए जो अन्य लीडर्स नहीं कर पाए। देखिए, सवाल ये नहीं है कि अन्य लीडर नहीं कर पाए, सवाल ये है कि नितिन नवीन जी में क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या उनके अनुभव है। जैसे मैंने पहले कहा कि तमाम युवा मोर्चे से लेकर भारतीय जनता पार्टी में संगठन में, मुख्य संगठन में काम करना, राज्यों के प्रभारी रहना, 5 बार विधायक रहना, मंत्री रहना, सत्ता और संगठन का बेहतर समन्वय जिन व्यक्ति के पास है और ऐसे नए ऊर्जावान व्यक्ति को आगे लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी में कोई पद किसी व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं है। जी अगर ये बता दें तो यही बनेगा। शैलेश जी अगर ये बता दें नितिन नवीन का नाम किस प्रक्रिया के तहत सामने आया, उन्हें तवज्जो दी गई, कोई तो खास रणनीति होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, किस प्रक्रिया के तहत ठीक है सर, समय की थोड़ी कमी उभर के आया, ये तो कम से कम क्लियरिफाई करें। ये भी उनकी पार्टी के अंदर खाने डिसीजन मेकिंग का कोई प्रोसीजर होगा, लेकिन ये बात तो सर हम और आप कितना भी बीजेपी को क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन इनकी स्ट्रेटजी इनको फायदा दे जाती है, हर इलेक्शन में इन दिनों देती नजर आ रही है, तो वो तो कोई ना कोई इनकी कैलकुलेशन रहती है सर। वो सीखने का विषय, वो बुद्धिजीवी बनना हो, पॉलिटिकल एनालिसिस करना हो, तो वही हाई कमान वाला खेल है। ये भारतीय जनता पार्टी में भी हाई कमान ही चल रहा है, ठीक है, और उसी के हिसाब से अध्यक्ष, उसी के हिसाब से मंत्री, उसी के हिसाब से मुख्यमंत्री, और यही जो है कांग्रेस में चल रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया शैलेश जी, देवेंद्र जी, राजकुमार जी, आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना होगा कि बीजेपी में नितिन नवीन जी के नेतृत्व में क्या होता है आगे। मुख्य तौर पर बंगाल इलेक्शन पर सबकी नजर रहेगी कि क्या बीजेपी बंगाल इलेक्शन में कोई करिश्मा कर पाएगी जैसे अन्य राज्यों में करती हुई इन दिनों में नजर आ रही है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।